अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना 9th क्लास मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग आज इस लेक्चर में कौन कौन सी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और क्या चीज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, सेट होते हैं, कलेक्शन है या यूनियन है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है। रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्यू यूनियन क्यू प्राइम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है रियल नंबर्स। ठीक है। आगे हम लोगों ने इसको और भी लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स आगे से डिवाइड हो रहे हैं या फर्दर इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। और फिर आगे से रेशनल नंबर भी दो क्या कहते हैं टाइप्स में वो हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स में। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेट का मतलब है किसी चीज़ का रुक जाना। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है कि अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करवाते हैं और डिवाइड करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट यानी कि वो रुक जाता है। टर्मिनेट का अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, अगर आपने किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करवाया है और वो एक पॉइंट पर आकर रुक गया है तो हम उसको कहेंगे कि वो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और उसको हम लोग काउंट भी कर सकेंगे, जाहिर सी बात है। जैसे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, कि हम लोग डिजिट्स को काउंट कर सकें एक लिमिट हो डिजिट्स की। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे 1/4 है, 1/4। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। फिर 3/2 है, इनको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ी सी और एग्जांपल्स लिख लें, जैसे और हमारे पास आती है, खुद से लिख लेते हैं, 2.3825 है। ये भी रुक गया एक पॉइंट पर तो बस ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और फिर इसी के साथ अगर कोई वैल्यू ऐसी है 2.3636 यहाँ पर आकर रुक गई तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में फिर हम लोग देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब जैसे टर्मिनेटिंग हमने देखा कि टर्मिनेटिंग है ऐसी वैल्यू जो कि किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाए। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी? ऐसी वैल्यू जो रुके ना, चलती जाए। ठीक है। और कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब वही, इनफाइनाइट नंबर का मतलब क्या है कि इसके अंदर वैल्यू ऐसी है कि पॉइंट के बाद चलती जा रही है, कुछ रुक नहीं रही, कोई इसकी लिमिट नहीं है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे 10/3 है, अगर आप इनको डिवाइड कराते हो तो आंसर 0.3333 चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ऑल्सो द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल रिपीट्स अ पैटर्न और मोर देन अ सिंगल डिजिट। अब इसका मतलब क्या है? रिकरिंग का मतलब क्या होता है? किसी वैल्यू का रिपीट होने को हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 363636 ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये क्या है? ये है एक रिकरिंग फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। फिर इसी तरीके से 2.82438243 पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट्स बार बार रिपीट, 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, आगे भी रिपीट हो रहे होंगे, वो हम लोगों ने लिखा नहीं है। तो ये होते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है। अब इन दोनों, अगर कोई ऐसा डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शन। फिर लास्ट पे आता है, ये इरेशनल नंबर की टाइप है, लास्ट पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसे डिजिट जो ना तो रिपीट होते हैं, नाइदर रिपीट्स इटसेल्फ नॉर टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही उनका डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट होते हैं। ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू है, तो इनके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि 141414 या 282828, कुछ भी ऐसा नहीं है। और नीचे भी ऐसा ही है कि कुछ भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो फिर ये कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
फिर आ जाती है हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, ग्राफ आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले भी पिछली क्लासेस में 6, 7, 8 में। तो ग्राफ में सबसे क्या होता है, एक्स वाई प्लेन लेते हैं, लेकिन नंबर लाइन में हम लोग सिर्फ एक्स का प्लेन लेते हैं। ये ग्राफ में देखें तो ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है। ठीक है। अब बीच में ज़ीरो है, एक लाइन आपने लगाई, बीच में ज़ीरो है, ज़ीरो की राइट साइड पर ज़ीरो की राइट साइड पर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है। तो अब आपको इस नंबर लाइन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम लोग रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को इस लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकें। ठीक है। ताकि हम लोग रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को इस लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकें। इस जो 0 से 1 के दरमियान ये हमारे पास बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं। फिर 0 से -1, -1 से 2, ये यानी कि ये रियल लाइन भी कहते हैं इस नंबर लाइन को। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अंदर अंदर हमारे पास रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे आपको कोई नंबर दे दिया है 1/5 दे दिया, ठीक है। तो 1/5 को अगर हम लोग सॉल्व करें, 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आया यहाँ पर ऐसे। अब 0 के बाद 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइंस होंगी, 10 लाइंस होंगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो 0 और 1 के दरमियान हमारे पास टोटल 10 लाइंस होती हैं। तो हमारे पास आंसर जो है इनको डिवाइड करने के बाद वो आया 0.2। 0 के बाद 2 लाइंस हमें काउंट करनी है, 1 2, ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई नंबर है, ए बी बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले हम लोग उन लोगों ने क्या बताया हुआ है कि एडिटिव प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या दिया हुआ है कि अगर कोई फॉर ऑल ए बी, ये जो साइन है इसको हम लोग फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी ए बी सी, कोई भी नंबर्स हैं जो हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं, बिलोंग टू का साइन है ये वाला। कोई भी रियल नंबर जो हम लोग रियल ए बी सी, कोई भी ए बी सी जो हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पर आएंगे और इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ के नेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए प्लस बी। अब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर से। ए प्लस बी क्या है, कोई भी नंबर है जिसको हम लोग अगर प्लस करें तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करे। जैसे 2 और 3 है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 भी जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हम लोग ए को बी से प्लस कराएं या बी को ए से प्लस कराएं, आंसर तो सेम ही आएगा। 2 को 5 से प्लस कराएं या 5 को 2 से प्लस कराएं, आंसर तो सेम ही आएगा। फिर उसके बाद एसोसिएटिव क्या है, एसोसिएटिव में सिर्फ ब्रैकेट्स का चेंज है कि 3 नंबर्स लिए हम लोगों ने रियल नंबर्स से। ठीक है। अब चाहे हम लोग उनकी लास्ट में ब्रैकेट डालें या फर्स्ट में ब्रैकेट डालें, आंसर सेम ही आएगा। बोर्ड मैथ्स रूल आप लोगों को पता है कि पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व की तो 8 और प्लस 2 10, यहाँ पर 2 + 3 5 और 5 + 5 10। फिर एसोसिएटिव के बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होती है कि हमने एक नंबर ए है, ठीक है, एक डिजिट ए है, और उसके अंदर हमने किसी ऐसी वैल्यू को प्लस करवाना है कि हमारे पास आंसर एग्जैक्टली वही है। तो वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। हमने ए में ज़ीरो को प्लस करवाया तो हमारे पास आंसर वापस से ए ही आया। ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, और इस ज़ीरो इस केस में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इन्वर्स में क्या होता है कि हमने ए को ऐसी वैल्यू से प्लस करवाना है जिससे हमारा आंसर ज़ीरो आए, हमारी आइडेंटिटी आए। ठीक है, जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो आए। तो इन्वर्स में क्या हुआ, ए को -a से प्लस करा देंगे। अगर यहाँ पर -a होता तो उसको a से प्लस करवा देते। 6 है तो उसको -6 से करवा देंगे, -6 होता तो 6 से करवाते। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव में देख लेते हैं कि क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव में, कि अगर वही वाले के
तीन नंबर्स लिए हमने आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। फिर कम्यूटेटिव में अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं आंसर तो सेम ही आएगा। एसोसिएटिव में ब्रैकेट्स चाहे लास्ट पर लगाएं या ब्रैकेट्स फर्स्ट पर लगाएं आंसर सेम ही आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 15, 2 को मल्टीप्लाई कराया 30, 2 को 3 से कराया 6, 6 5 से 30। फिर आइडेंटिटी, अब मल्टीप्लिकेटिव में चेंज हो जाएगी आइडेंटिटी, हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर हमारे पास सेम ही आए। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारे पास ए ही आएगा। इसी तरीके से 5 को 1 से कराएं या 1 को 5 से कराएं आंसर 5 ही आएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर इन्वर्स में क्या होगा कि हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर हमारे पास 1 आए, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। पहले एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास थी 0, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास है 1, ठीक है। तो हम लोगों ने इन्वर्स के लिए क्या किया कि ए को 1/a से मल्टीप्लाई कराया ताकि 1 आए। अगर यहाँ पर क्या होता कि 1/a दिया होता तो हम लोग इसको ए से मल्टीप्लाई कराते ताकि हमारे पास आंसर 1 आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आप लोगों से कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, ये बताना है कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो सबसे पहला नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, तो उसके अंदर वैल्यू टर्मिनेट हो गई है तो वो रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद ऐसी वैल्यू जो रिपीट होती है बार बार 0.6 के पर बार है, तो बार जो होती है उसको हम लोग इस तरीके से ये लिख सकते हैं और इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। फिर 2.36067 ये आपके पास इरेशनल नंबर है। वो कैसे कि ये वैल्यू टर्मिनेट तो हो गई है लेकिन इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। फिर √7 है, √7 इरेशनल नंबर है। अब आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो तो हमेशा स्क्वायर रूट प्राइम नंबर का वो एक इरेशनल नंबर होता है। किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर होगा। फिर ई की अभी हमने एग्जांपल्स में भी पढ़ा था कि ई की वैल्यू और पाई की वैल्यू जो होती है वो इरेशनल नंबर है। फिर 15/4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा तो वो रेशनल नंबर है। 5 + √11 इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी इरेशनल नंबर है और इसको भी सॉल्व करेंगे इसका आंसर इरेशनल नंबर है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बुक के अंदर इरेशनल नंबर दिया हुआ है लेकिन आंसर रेशनल नंबर है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद a² - b² वाला, तो आपके पास आंसर आएगा 4 - 2 = 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो पीछे गलत आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करनी है फॉलोइंग नंबर्स को, जो नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन पर शो कराना है हमने, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है √2। अब ये जो हम लोग दूसरे वाले नंबर्स थे ना, जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में थे या माइनस की फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में है, तो उनको तो इसमें नंबर लाइन पे शो कराने का दूसरा मेथड होता है। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं इनको आप लोग दूसरे मेथड से पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, √2 की वैल्यू देखनी है कि √2 का आंसर क्या आता है। 1.414 √2 का आंसर आता है, ठीक है। आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद पहले आप चाहे अपने आसानी के लिए काम ये कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं, होता क्या है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। जिसके ऊपर आपका ट्रायंगल खड़ा है या जिसके ऊपर आपकी इमारत खड़ी होती है हम उसे कहते हैं बेस, तो ये आपकी बेस है। परपेंडिकुलर के सामने वाली जो चीज़ होती है वो होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं।
अब आपने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें पता चल गई। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट टू को निकालना है ना, हमें चाहिए है हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट टू का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस दोनों को, बेस अगर हमारी यहाँ पे क्या है 1 है, 0 से 1, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, हमने पहले ये देखा कि 1.414 है ना, तो ये तकरीबन किसके बराबर है, पूरी पूरी 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी बेस जो है ना वो 1 रख ली। सही है, अब उसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी हमने, अगर हम लोग 1 रख कर देखें, अभी हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों को 1 रख कर देखें तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आता है। तो दोनों को 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट लिया तो इसका h का स्क्वायर कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट 2 इसके ऊपर आ गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये हमारे पास, यानी कि हमने क्या करना है, बेस भी 1 रखनी है, बेस 1 ही थी हमारी, और परपेंडिकुलर भी 1 रखना है। तो परपेंडिकुलर 1 रखने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, तो आपने 1 के ऊपर से 1 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 1 से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर स्केल रखना है, स्केल इस तरीके से रख कर और 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है और ये भी कर दिया। फिर आपने ये जो है ना, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि ये यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये वाली बेस है आपकी। फिर आपने ये 0 से यहाँ तक को, इसको भी आपने अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी अभी ट्रायंगल बन गई है। अब ट्रायंगल बनने के बाद आपने निकालना क्या है, आपने नंबर लाइन बनानी है स्क्वायर रूट 2 की, जिसकी वैल्यू जो है वो 1.414 है। ठीक है, तो आपने ये कंपास पकड़ी और इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ तक आ गया पूरा। सही है, फिर यहाँ से रख कर आपने एक आर्क लगानी है और वो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपका ये 1.4, यहाँ आपका जो है वो 1.4 आ गया। ये आपका स्क्वायर रूट 2 का आंसर है। आप इसको इस साइड पर आप करके और इसको आप बता देंगे कि जी ये आपका 1.4 या स्क्वायर रूट 2 का आंसर है। ठीक है, ये नहीं लिखना आपने। और इसके अलावा अगर बुक में, क्योंकि आप लोगों के इसको नाम भी दिए हुए हैं ना, तो आपने ये 0 है तो 0 को ओरिजिन, ये बी और ये ए कर देना है। ठीक है, ज़्यादा ही कुछ अगर आप लोग लिखना चाहें तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस उनको भी लिख लिएगा। ये 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस तरीके से बस आपने लिख देना। अब स्क्वायर रूट 3 को देखते हैं। स्क्वायर रूट 3 जो है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपने क्या किया, जितना हम लोगों ने स्क्वायर रूट 2 के लिए किया था ना, उतना ही काम यहाँ तक करना है कि 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर का और बेस भी 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पर भी हम लोग ना पिछले वाला काम कर लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर वही 1 का स्क्वायर और ये 2 आ गया और फिर इसको आपने स्क्वायर रूट ले देना है। ठीक है, तो ये तो फिर ये आपके पास आएगा h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। इतना करने के बाद ये भी वही काम, फिर हमने क्या किया, 1 और 1 ये है, और वही वाला पुराना काम किया कि पहले यहाँ से यहाँ तक ये हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, फिर 0 से 1 तक, इधर तक हम लोगों ने इसको लाइन को अटैच कर दिया। और अब हम इतना मेजर करने के बाद यहाँ से आर्क लगाएंगे और ये 1.4 सेंटीमीटर की है, इसको हम लोग कह देंगे स्क्वायर रूट 2 की। लेकिन अभी हमें स्क्वायर रूट 3 चाहिए, ये स्क्वायर रूट 2 की है, हमें अभी 3 चाहिए। तो हम लोग स्क्वायर रूट 3 के लिए क्या करेंगे, इतना काम हमने पिछले वाला ही किया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर रख कर अपना स्केल या डी रख कर और 90 डिग्री का एंगल 1 सेंटीमीटर तक आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पहले ही ये निशान लगाया हुआ था, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर इसको भी यहाँ से इससे मिला देना, ये ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
के इधर रखकर इतना खोलना है, ठीक है, और इसको अच्छे से कर देना है। ये आपका स्क्वायर रूट 3 का है, इसको स्क्वायर रूट 3 का नाम दे दें, ठीक है। इसके लिए भी पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 चाहिए ना, लेकिन खैर अभी हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं। परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बेस हमारे पास, क्योंकि ये हमने स्क्वायर रूट 2 वाला ही यूज़ किया, तो बेस हमारे पास इसकी जो है वो है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर आ गया। फिर 1 और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास खाली 2 बचेगा, तो 1 + 2 3 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो h = 3, ये आंसर, सॉरी स्क्वायर रूट 3, और ये हमने इधर ड्रॉ भी कर दिया नंबर लाइन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 है इसका, 4 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 = 12 और 12 + 1 13। मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद इसकी डिवीजन कर देते हैं, तो 13/3, 3 4 = 12, 1.0, 3 3 = 9, 1, यानी कि आपके पास आया 4.33, ठीक है। ये चलता जाएगा क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, सही है। अब ये हमने कर लिया, अब उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 0 0 के बाद 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट। फिर इसको इस तरीके से एरो से शो कर देना है। यहाँ पर -1 -2 -3। अच्छा जी, 4.33 है, तो 4 के बाद 4 और 5 के दरमियान कितनी लाइंस होती हैं? 10 लाइंस होती हैं। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, आगे भी लिख देंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर 4 से 5 के दरमियान हमने 3 लाइंस इस तरीके से 4.33 शो करवा दी, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है माइनस वाली फॉर्म में। -2 1/7, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? 7 2 = 14, 14 + 1 15/7 है, -15/7, तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 0.0, 7 1 = 7, 7 4 = 28, और ये चलता जाएगा 2, ठीक है। अब इधर भी आंसर लिख लेते हैं 2.1। फिर से लाइन लगाएंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। लाइन लगाई और यहाँ पर नंबर्स लिख दिए। ये माइनस में है तो माइनस वाली साइड पर जाएंगे, -3 -4 और अच्छा, अब -2.1 है, तो -2 के बाद 0.1 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी नंबर लाइन पर हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। 2.1 लिख लें या चाहे -2 1/7 लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/8,
5/8। 5.0, 8 5 40, 8 6 48 होता है, तो 48 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 16, 4 8 5 40, 0.625, 9 रो की 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब उसके बाद क्योंकि 0.625 है तो ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 के बाद 6, ये रहा 0.658 आंसर आ गया आपका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो लास्ट पार्ट है अभी आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने रेशनल नंबर्स को, फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एज पी बाई क्यू फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है उसका 0.4 बार। अब 0.4 का आपको पता है कि हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट कर लेना है कि 0.4 बार जो है वो x के बराबर है। ठीक है, अब 0.4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, रिपीटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट कर लिया। अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई बाय 10, 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, 4.444 और ये 10x हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करवा देना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सही। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.44 माइनस 0.444, तो ये आ गया 4 और 10 में से x निकाला तो 9x आ गया। x इज़ इक्वल्स टू 4/9। ये आपका आंसर आ गया। उन्होंने ये कहा था कि आपने पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सेकेंड पार्ट है इसका 0.37 बार। इसमें भी सेम यही करना है, लेट करना है कि ये x के इक्वल है 0.37 बार, फिर 0.37 के इक्वल है, तो फिर x इज़ इक्वल्स टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम 373737। सही है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कराना है 100 से। अच्छा, अब एक चीज़ के इसको 100 से क्यों कराना है और पहले वाले को 10 से क्यों कराना था, तो आप ये चीज़ देखें। पहले था 0.4 को अगर हम लोग
पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो हम इसलिए इसको इसकी कह लें कि डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ना 10 से मल्टीप्लाई कराया उस इक्वेशन को। और इसमें हम लोगों ने क्यों करवाया 100 से, क्योंकि यहाँ पर 0.37 है, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, तो इसमें डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। ठीक है, 3 होंगी तो 1000 से कराएंगे, 4 होंगी तो 4 ज़ीरो से करवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय 100, आंसर आ गया 100, वैल्यू आ गई 100x इक्वल्स टू 37.373737। अब ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, 2 में से 1 माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या आया 100x माइनस x इक्वल्स टू 37.373737 माइनस 0.373737। तो ये आपके पास आया 37 और ये 99x, x इज इक्वल टू 37/99। इस वाली इक्वेशन को भी आपने एज अ रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में कर दिया है, इस वाले क्वेश्चन को भी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट 0.21 213 है 0.21 बार। फिर वही काम लेट करना है, x इज इक्वल्स टू 0.21, फिर इसको ओपन करके लिखेंगे 0.212121 और ये चलता जा रहा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग बाय 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 2121। तो 100 से मल्टीप्लाई कराया 21.212121 और यहाँ पर आ गया 100x ही आया। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, 100x में से माइनस किया x को और 21.212121 माइनस 0.2121। अच्छा, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 21 और यहाँ पर 99x, x इज इक्वल टू 21/99। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ वाले सवाल हैं, तो वो तो MCQs के तौर पे सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमने 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, बिटवीन गिवन नंबर्स। जितने दो नंबर्स दिए हुए हैं, उन्होंने 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं हमें, और हमने उनके दरमियान और निकालने हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए ना दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर्स कहते हैं नीचे वाली वैल्यू और नोमिनेटर्स ऊपर, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू। अब डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, दोनों का LCM लेंगे तो 3 4 से 12। यहाँ पर इस वाली ऊपर नीचे फ्रैक्शन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से, और इसको कराएंगे 3 से। 4/12 प्लस 3/12, तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, अब ये हमारे पास आया है इन दोनों को प्लस करा के आंसर। अब प्लस कराने के बाद हमने क्या करना है कि इसको
डिवाइड करवा देंगे, 7/12 को डिवाइड करवाएंगे 2 से डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 7/24। ये आपके पास आ गया पहला रेशनल नंबर, इसको फर्स्ट रेशनल नंबर। अब आपने सेकंड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, 1/3 और 1/4 के दरमियान आपके पास एक रेशनल नंबर आ गया 7/24, ठीक है। अब आपने इन दोनों के दरमियान एक और रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो 7/24 और 1/4 के दरमियान निकालना है। यहाँ पर 24 है, हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है। तो इस पूरी फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ताकि ये क्या होगा, 7/24 प्लस 6/24, 7 + 6 किया तो ये 13 आ गया। अब ये हमारे पास आया है, अभी प्लस करा के आंसर आया। अगर इसको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर आएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 12/24 फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये हो गया 12/48। 13 था, 13 तो अब हमारे पास आंसर आ गया 1/3 के दरमियान एक आया 7/24, दूसरा आया 13/48 और फिर 1/4 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये दो रेशनल नंबर्स आए हैं। अब ये वाला सवाल हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, 3 and 4, 3 और 4 के दरमियान निकालना है, तो वो भी सेम ऐसे ही करना है। 3 और 4 के दरमियान क्या करेंगे, 3 + 4 और प्लस किया तो ये क्या आ गया 7, और अब इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो ये 7/2 आ गया। अब 3 और 4 के दरमियान हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया है, वो क्या है, 7/2 है, ठीक है। अब रेशनल नंबर ये वाला आ गया। अब इन दोनों के दरमियान निकालना है हमने, 7/2 + 4 के दरमियान, ठीक है। 7/2 और 4 के दरमियान, तो इन दोनों को प्लस किया। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर भी इस वाले के डिनोमिनेटर में भी 2 चाहिए, तो उसके लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2 + 8/2, सही। और इन दोनों को प्लस कर दिया तो 15/2। दूसरा हमारे पास आ गया रेशनल नंबर 15/2। ये था हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल, और ये है सेकंड रेशनल नंबर, सही। अब इनको 3, 7/2, 15/2, 4 इस तरीके से सॉल्व कर देना। ओ सॉरी, बल्कि यहाँ पर डिवाइड भी तो करवाना है 2 से, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 बन जाएगा, मतलब 15 को 2 से मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 15/4, तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, 15/4। ये आ गया आपका तीसरा रेशनल नंबर। और अब करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। 4/5, 3/5 and 4/5। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3/5 + 4/5, पहले प्लस किया, फिर प्लस, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम थे तो हमारे लिए आसानी हो गई है, सिंपल हम इन लोगों को प्लस कर लेंगे। 3 + 4 7/5 हो गया। अब इसको डिवाइड करवा देंगे, 7/5 / 2, तो ये हो गया 7/10, ठीक है। 3/5 और
4/5 के दरमियान हमारे पास एक रेशनल नंबर 7/10 आ गया, 7/10। ठीक है, हम लोग एक और रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, ये है फर्स्ट। सेकंड हम निकाल लेते हैं 7/10 प्लस 4/5 के दरमियान। यहाँ पर 10 है तो हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे दोनों को, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और 7/10 प्लस 8/10। अब 8 और 7 ये हो गया 15 और नीचे हो गया 10। और ये आपका आंसर आ गया। चाहे आप इसकी कटिंग करके भी इसका आंसर लिख दें। तीनों रेशनल नंबर्स 3/5, 7/10, 15/10 और 4/5। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इसको कटिंग करके तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, आपकी बुक में आंसर नहीं लिखे हुए, चलिए खैर ठीक है। नंबर्स का रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नंबर लाइन और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह 1.2 को कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।